हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अब तक 3 फेनोमेनन कवर किए हैं जो कि हमारे पास अगर करते हैं जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो हमने देखा है रिफ्लेक्शन के बारे में, स्कैटरिंग के बारे में और हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में देखा। ठीक है, आज हम जो वीडियो कवर करेंगे, टॉपिक्स जो कवर करेंगे उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन कवर करेंगे, दूसरा जो होगा वो ट्रांसमिशन होगा। तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जो फेनोमेनन है वो अगर करते हैं जब हमारे पास रेडिएशन इंटरेक्ट करता है वहां पर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं कि when light traveling in a medium that is atmosphere encounters a surface leading to a second medium, earth surface, part of the incident light is returned to the first medium from which it came. This phenomenon is called reflection. कहने का मतलब है जब वहां पर एनर्जी सोर्स से रेडिएशंस एमिट होती हैं और ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट से पहले एक तो जो हमारे पास मीडियम होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, और दूसरा मीडियम क्या है, इंटरेक्शन का ऑब्जेक्ट के साथ होता है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशन यहाँ से सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ रिटर्न बैक हो जाती हैं, जो कि क्या है, रिफ्लेक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, इन अदर वर्ड्स रिफ्लेक्शन इज द phenomenon इन विच द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिटर्न ऑफ द इंटेंसिटी टू द सेम मीडियम जिस पाथ से आ रही है। जैसे इंसिडेंट रे देखिए हमारे पास इस फिगर में देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर या किसी भी मीडियम से आ रही है हमारे पास, तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होके रिटर्न बैक होके कहाँ जा रही है, उसी सेम मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो ये एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल होता है हमारे पास, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है जो कि नॉर्मल के साथ बनाती है यहाँ पर रे। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन इज द phenomenon in which the incident radiation is returned back to the same medium due to discontinuity of electromagnetic characteristics at the interface of two media। क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंट मीडिया हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास डिफरेंट मीडिया का बना हुआ है, मतलब डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास दोनों के। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो अकर करता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड as it strikes a surface as shown in the figure. Understanding of reflection is important since about a third of energy from the sun is reflected. थर्ड ऑफ एनर्जी मतलब वन थर्ड जो रेडिएशन ऑब्जेक्ट या सरफेस तक पहुंचती हैं वो वन थर्ड इंसिडेंट एनर्जी या इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। ठीक है, तो इस फिगर में हम देख सकते हैं रिफ्लेक्शन का कि हमारे पास जब मिरर होता है तो हमारे पास उसकी शेडो जो दिखती है वो रिफ्लेक्शन में दिखती है कि एन इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यू कैन सी इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ द लेटर। रिफ्लेक्शन का हम इन्वर्टेड इमेज देख सकते हैं नीचे हमारे पास। ठीक है, और ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर उसकी भी इन्वर्टेड इमेज देख सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। यू आर एबल टू सी द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द शाइनी फ्लोर बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर सी जो है वो यहाँ पर थीटा ई और थीटा आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हो गया वहां पर थीटा ई, और ये जो थीटा आर है वो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कहलाता है हमारे पास। तो इसके बारे में और समझते हैं कि लेट अस recall the law of reflection here. As you know, the first law of reflection states that if the reflecting surface is very smooth, the reflection of light that occurs is called circular or regular reflection। मतलब सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पर। अगर वो वेरी स्मूथ है सरफेस जो है, जिस सरफेस के साथ इंटरेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, अगर वो सरफेस वेरी स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो ट्यूबुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसका फिगर भी देखेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दो होते हैं। सबसे पहले वहाँ पर इंसिडेंट रे जो होता है, the reflected ray and the normal to the reflection surface at the point of incidence lie in the same plane. This plane is called plane of incidence। तो हम देख सकते हैं कि जिस प्लेन से हमारे पास रे आती है और जिस प्लेन में हमारे पास रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है और उसको अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये तीनों जो प्लेन है या फिर तीनों जो रे हैं वो हमारे पास क्या एक ही प्लेन में होती है यहाँ पर, जो कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने थीटाई देखा, द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स टू द सेम नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल विच द इंसिडेंट मेक्स विद द नॉर्मल। तो हम देख सकते हैं इसमें जो थीटा आई और थीटा आर है वो हमारे पास क्या इक्वल होता है।
ठीक है। इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हमारे पास क्या प्रिंसिपल है या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं, ठीक है। ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने, क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्टेंस के बारे में कि द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट एनर्जी इज मेजर्ड as the reflectance and it is defined as the ratio between the reflected radiation and incident radiation। जैसे हमने एब्जॉर्प्टेंस का देखा था, सिमिलरली यहाँ पर रिफ्लेक्टेंस क्या है कि रिफ्लेक्टेंस रेडिएशन डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन, कितना पार्ट जो है हमारे पास इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। और इसी रिफ्लेक्टेंस के बेसिस पे हम आगे की यूनिट पढ़ेंगे जो कि हम क्या है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व या फिर हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व, ठीक है। वो इसी रिफ्लेक्टेंस के बेसिस पे होता है। रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 to 1 लाई करती है हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम जो होगी जितनी इंसिडेंट रेडिएशन है वो पूरी की पूरी अगर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो वो वैल्यू क्या होगी, रिफ्लेक्टेंस की 1 हो जाएगी। और अगर कुछ भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर हमारे पास ट्रांसमिट हो जाता है, तो वो क्या होगा, हमारे पास 0 वैल्यू होगी हमारे पास रिफ्लेक्टेंस की, ठीक है। तो 0 मीन्स 0% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज रिफ्लेक्ट ऑफ द सरफेस एंड वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट द 100% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड। अब हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस देखते हैं, इसका काफी यूज है थर्ड यूनिट में मोस्टली, कि रिफ्लेक्टेंस जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस होता है वो रेशियो होता है रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। अगर हम, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया कि जहां पर वर्ड स्पेक्ट्रल आ जाए तो इसका मतलब है वहां पर वेवलेंथ का जिक्र जरूर होगा, वेवलेंथ से रिलेटेड ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ पे अगर हम रिफ्लेक्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो वो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कहलाता है, जो कि क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी का रेशियो होता है हमारे पास, ठीक है। तो वेरियस materials of the earth surface have different spectral reflectance characteristics। spectral reflectance is responsible for the color or tone in a photographic image of an object। तो जो हमारे पास रिमोट सेंसिंग इमेजेस होती हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स बनते हैं डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में। तो जो बेटर होता है हमारे पास वेवलेंथ रेंज, उसी को हम सेंसर में यूज करते हैं। तो जो भी कलर या टोन देखने के लिए मिलता है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किसके बेसिस पे मिलता है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस के बेसिस पे मिलता है। तो इसमें देख सकते हैं कि ट्रीज अपीयर ग्रीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोर ऑफ द ग्रीन वेवलेंथ। तो जो हमारी आइज तक रे हमारे पास पहुंचती है, चाहे वो ब्लू होगी ग्रीन होगी, उसी कलर का ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ट्रीज से हमारे पास क्या है, ग्रीन वेवलेंथ जो है वो हमारी आइज तक पहुंचती है, तो ट्री जो है हमारे पास ग्रीन कलर का दिखता है। जो हेल्दी वेजिटेशन होती है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है, ठीक है। इसका भी हम पूरा जब स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे तो उसमें ग्रीन कलर क्यों दिखता है, बाकी रेड और ब्लू कलर कहाँ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो वो सारी चीजें और किस किस फैक्टर पे हमारे पास डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि हमें पता है कि जब तक वो हेल्दी है तब तक ग्रीन कलर दिखता है, उसके अलावा क्या है वो लाइट येलो कलर या ब्राउन कलर दिखता है हमारे पास ट्री जो होता है। तो वो क्यों दिखता है हमारे पास, ठीक है, रेड कलर का या फिर येलो कलर का, वो चीज हम उस थर्ड यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस की वजह से क्या है, ऑब्जेक्ट का कलर और टोन दिखाई देता है हमारे पास, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स averaged over different well-defined wavelength intervals comprise the spectral signature of the objects or features by which they can be distinguished। और जब हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व देखेंगे या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जिसको हम कहते हैं, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की वजह से हमारे पास उसके एप्लीकेशन को देखेंगे कि किस रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास ज्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ को यूज करते हैं हम उसकी स्टडी के लिए, क्योंकि उसी में हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो किससे मिलता है हमारे पास, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से मिलता है। टू ऑब्टेन द नेसेसरी ग्राउंड ट्रूथ ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजरी, द स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन एक्सटेंसिवली मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड। तो किसी भी मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज को अगर हमें इंटरप्रेट करना है ग्राउंड ट्रूथ के बेसिस पे, तो हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर उस ऑब्जेक्ट्स का फाइंड आउट करते हैं वहां पर, ठीक है, उसको मेजर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ।
स्पेक्ट्रल वर्ड है तो मतलब वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इट हैज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट वेवलेंथ्स फॉर ए गिवन टेरेन फीचर। द रिफ्लेक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ सरफेस फीचर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस विच इज गिवन बाय, जैसे हमने देखा है रिफ्लेक्टेंस क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड एनर्जी या फिर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन हमारे पास। बट अगर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो ई जो है वहाँ पर एनर्जी ऑफ वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट, ठीक है, एनर्जी ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट अपॉन द ऑब्जेक्ट। तो सेम ही चीज़ है वहाँ पर, अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करते हैं वहाँ पर किसी रेंज ऑफ वेवलेंथ में, तो हमारे पास वो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है, रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट है हमारे पास, ठीक है, उसको परसेंटेज में निकालते हैं। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस जो होता है वहाँ पर रिफ्लेक्टिविटी भी कहलाता है एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। तो एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व का, जो हम थर्ड यूनिट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व होता है वो प्लॉट होता है वहाँ पर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस और वेवलेंथ के बीच का हमारे पास। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं ये एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है हमारे पास वेजिटेशन का, ड्राई सॉइल का, वेट सॉइल का, लेक वाटर का और हमारे पास टर्बिड वाटर का हमारे पास, ठीक है। तो सबका देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है, मतलब कि किसी भी रेंज ऑफ वेवलेंथ पे पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ की बात करते हैं तो डिफरेंट रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम सॉइल की ही बात करते हैं तो देखिए आप अगर एग्जांपल लेते हैं 1.6 माइक्रोमीटर रेंज ऑफ वेवलेंथ पे, यहाँ पे ड्राई सॉइल जो है वो ज़्यादा परसेंटेज और रिफ्लेक्टेंस दिखाता है, और अगर हम वेट सॉइल की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस डिक्रीज हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि ये जो इंफ्रारेड रेंज है वो वाटर क्या एब्जॉर्ब कर लेता है वहाँ पास, तो परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक बार ओवरव्यू देखते हैं स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व का। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व जो होता है वो प्लॉट होता है यहाँ पास स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस और वेवलेंथ के बीच का। दिस वेरीज विद द वेरिएशन इन द केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंडीशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो कर्व है वो डिपेंड करता है हमारे पास उसके केमिकल कंपोजिशन पे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है हमारे पास, वाटर है नहीं है, मॉइस्चर है या नहीं है, ठीक है, उसके शेप साइज पे भी डिपेंड करेगा। जैसे हम वेजिटेशन के अंदर देखेंगे दो टाइप्स की हमारे पास वेजिटेशन होती है, जैसे कॉनिफरस होता है, डेसिडस होता है हमारे पास, तो डिफरेंट हमारे पास रिफ्लेक्टेंस कर्व देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उसके केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंडीशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है ऑब्जेक्ट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वेरिएशन शो करेगा हमारे पास, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन ए रेंज ऑफ वैल्यू। द स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न्स आर एवरेज टू गेट ए जनरलाइज्ड फॉर्म विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न फॉर द ऑब्जेक्ट कंसर्न। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व को ही हम स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट रेस्पॉन्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, उसको कर्व फॉर्म में ला रहे हैं, तो वो क्या है हमारे पास स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व भी कहलाता है या फिर स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो टर्म है वो यूज फॉर यूनिक स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेरेन फीचर। तो हम फिगर में देख सकते हैं टिपिकल रिफ्लेक्टेंस कर्व फॉर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ अर्थ सरफेस फीचर। जैसे एक हेल्दी वेजिटेशन का है हमारे पास, ठीक है, हेल्दी वेजिटेशन मतलब ग्रीन कलर जो है हमारे पास ज़्यादा विजिबल होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ, वैसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, बट इसमें देखिए सबसे पहले जो ज़्यादातर वेजिटेशन का जो हेल्दी वेजिटेशन का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है वहाँ पे जो मीडियम है मतलब ग्रीन कलर की रेंज ऑफ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है, रेड और जो ब्लू है हमारे पास वो कम हो रही है हमारे पास, इसलिए हमारी आइज तक जो पहुँचती है वो ग्रीन पहुँचती है और ग्रीन कलर की वेजिटेशन दिखती है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा तो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन जो है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस शो कर रही है, फिर हमारे पास ग्रीन कलर की वेजिटेशन क्यों दिखती है, क्योंकि हमारी आइज जो होती हैं वो सिर्फ सेंस करती हैं विजिबल रेंज को, मतलब कि ब्लू से लेके रेड तक की हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रीन कलर है हमारी आइज सिर्फ उनको सेंस कर पाती है जो आइज तक पहुंच रही है, बट वेजिटेशन से सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस जो है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो जब भी हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, किसी भी क्रॉप की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तो हम इंफ्रारेड रीजन के वेवलेंथ को हम क्या करते हैं सेंसर में यूज करते हैं, जिससे कि हम क्रॉप को अच्छे से मॉनिटर कर पाएँ, ठीक है। तो इसी पर्पज़ के बेसिस पे हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को ड्रॉ करते हैं। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि
तीन अर्थ सर्फेस फीचर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। एक है हेल्दी वेजिटेशन, दूसरा ड्राई बेयर सॉइल है हमारे पास, ठीक है, ग्रे ब्राउन एंड लोमी है, और तीसरा हमारे पास क्लियर लेक वाटर है हमारे पास। उसके अलावा हम देख सकते हैं वेट सॉइल को भी है, और हमारे पास टर्बिड रिवर वाटर भी है। तो तीन बेसिक जो है, एक है वेजिटेशन, सॉइल है और वाटर का है हमारे पास। वाटर में हम देखेंगे कि बेसिकली ये 0.8 के बाद जीरो हो रहा है रिफ्लेक्टेंस। इसका मतलब है कि पूरा पूरा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसके अंदर देखेंगे जनरली 5% ही हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होता है, बाकी ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व ऑफ वाटर जब पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो टर्बिड वाटर के लिए अलग है, मतलब कि कुछ गंदगी अवेलेबल है, मतलब कुछ इम्प्योरिटी अवेलेबल है, तो डिफरेंट या फिर ज़्यादा रेंज तक, जैसे इंफ्रारेड रेंज तक भी हम रिफ्लेक्टेंस शो करता है हमारे पास। लेकिन क्लियर लेक वाटर है तो वो कम रेंज तक रिफ्लेक्टेंस शो करता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है। तो नेचर और रिफ्लेक्शन जो होता है, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेंस होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? साइज ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज, डेट इज रफनेस और स्मूथनेस के ऊपर, विद रेस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन कंसिडर्ड। तो जैसे हमने स्कैटरिंग देखा था कि साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर, और वेवलेंथ की इंसिडेंट रे की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है यहाँ पर एक तो साइज ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज के ऊपर, ठीक है, कितना स्मूथ है कितना रफ है। स्मूथ के लिए हमने देखा रेगुलर हमारे पास या स्पेकुलर जो है हमारे पास रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ और साइज ऑफ इरेगुलरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। इफ द सरफेस इज स्मूथ इन कंपैरिजन टू द वेवलेंथ, मतलब कि रफनेस जो है वो बहुत कम है, मिनिमम है हमारे पास वेवलेंथ के कंपैरिजन में, तो सरफेस क्या स्मूथ है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ, तो वो क्या शो करता है? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन इज रीडायरेक्टेड इन ए सिंगल डायरेक्शन। तो स्पेकुलर है मतलब स्मूथ है, तो जितनी भी रेडिएशन हमारे पास इंसिडेंट होती है वो सारी की सारी इंसिडेंट रेडिएशन क्या रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और ये लॉ है हमारे पास कि ये जो एंगल होगा इंसिडेंट एंगल वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो स्पेकुलर के लिए क्या है कि जितनी भी ऑलमोस्ट ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन इज रीडायरेक्टेड इन ए सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। फॉर सच रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हमने देखा भी। Specular reflection can occur with the surfaces such as smooth metal and calm water body। तो मतलब कि अगर वाटर बॉडी जैसे लेक हो गया, कोई हलचल ज़्यादा नहीं है उसमें, तो भी हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, या फिर कोई भी स्मूथ मेटल है उससे भी हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देखते हैं। इफ द सरफेस इज रफ रिलेटिव टू द वेवलेंथ, अगर सरफेस जो है स्मूथ नहीं है, रफ है, तो एनर्जी जो होगी वो स्कैटर करेगी ऑल डायरेक्शंस में, कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी हमारे पास, ठीक है। तो वो रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हमारे पास? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आपको याद रखना है स्मूथ के केस में हमारे पास स्पेकुलर और हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, और जब रफनेस हमारे पास कंपेरिजन टू वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। यही क्वेश्चन हमारे पास गेट एग्जाम में बनते हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं। सो विच एवर एंगल वी ऑब्जर्व फ्रॉम a perfect diffuse reflector would have equal brightness in all the directions. It is largely by diffuse reflection that we see non-luminous objects around us. तो अगर हमारे पास कोई भी परफेक्टली डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है, ठीक है, मतलब कि परफेक्टली डिफ्यूज हो रहा है किसी चीज़ से, तो वो इक्वल ब्राइटनेस जो है वो हर एक डायरेक्शन में डिफ्यूज करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इट इज लार्जली बाई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दैट वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो किसी भी रूम में अगर आप देखते हो कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी आइज तक पहुंचती हैं जो रेज, उसी की वजह से दिखता है। तो वो किसकी वजह से दिखता है? नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दिखते हैं वापस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से दिखते हैं वहाँ पर, स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट्स जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिखते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो तो सिंगल एक डायरेक्शन में डिफ्यूज होके या रिफ्लेक्ट बैक होके चलाई जाती है रेडिएशन। बट जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर आके डिफरेंट डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में सिमिलरली डिफ्यूज होके ऑब्जेक्ट के ऊपर पहुंचती है, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आइज तक पहुंचती है। इसलिए जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद करनी है।
Uniform grass surface is a good example of diffuse reflectors. Perfectly diffuse reflectors are also called as Lombardian surface. तो जो सरफेस हमारे पास परफेक्ट डिफ्यूज करता है, हर एक डायरेक्शन में क्या इक्वल रेंज ऑफ एनर्जी को हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारे पास क्या परफेक्टली डिफ्यूज रिफ्लेक्टर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं लंबर्शियन सरफेस कहते हैं यहाँ पर। अभी हम फिगर में भी देखेंगे। जैसे फिगर में देखते हैं कि सबसे पहले क्या है हमारे पास परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर है, ठीक है, एक डायरेक्शन से आई और एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। फिर हमारे पास नियर परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर है कि जो इंसिडेंट रे थी उसका कुछ पार्ट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो गया, बट मोस्टली जो पार्ट है वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नियर परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट रेंज ऑफ एनर्जी के साथ रिफ्लेक्ट बैक होती है इंसिडेंट रेडिएशन। उसके बाद जो है वो है हमारे पास लंबर्शियन सरफेस, जिसमें देख सकते हैं कि इक्वल एनर्जी जो है वो हर एक डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है लंबर्शियन सरफेस, ठीक है। इसके बेसिस पे जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्टर की वजह से वो हमें विजिबल होते हैं। तो लंबर्शियन सरफेस, सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्टली डिफ्यूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ J.S. Lambert, he observed that the perceived brightness of perfectly diffuse surface does not change with the angle of view. This behavior of light is known as Lambert's cosine law. तो आप ये जो रेडिएशन की डायरेक्शन है, अगर आप इसको यहाँ से भी चेंज करोगे, यहाँ से भी डालोगे, यहाँ से भी किसी पॉइंट ऑफ सरफेस पे, जो हमारे पास सरफेस क्या है लंबर्शियन सरफेस है, मतलब कि कोई भी ऐसा सरफेस जो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंट से रेज को इक्वली ऑल डायरेक्शंस में हमारे पास डिवाइड करता है, रिफ्लेक्ट करता है हमारे पास, तो वो क्या है लंबर्शियन सरफेस है। तो जो परफेक्टली डिफ्यूज सरफेस है वो हमारे पास परफेक्ट ब्राइटनेस शो करता है, मतलब कि हर एक डायरेक्शन में जो एनर्जी होती है वो इक्वल रिफ्लेक्ट होती है वहां पर, उसको क्या कहते हैं लंबर्ट्स कोसाइन लॉ, मतलब कि चेंज ऑफ एंगल ऑफ व्यू से चेंज नहीं होते हैं यहाँ पर, वो फिर भी परफेक्टली डिफ्यूज सरफेस जो है वो परफेक्टली डिफ्यूज को शो करता है वहां पास, ठीक है, परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर की तरह एक्ट करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हियर दैट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओबेड इन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, they do not hold in case of irregular or diffuse reflection. Much of the reflection of solar radiation takes place from the top of cloud and other materials in the atmosphere. Hence, a significant amount of energy is radiated back to the space. और जैसे कि किसी भी एनर्जी सोर्स से, ठीक है, चाहे वो हमारे पास आर्टिफिशियल हो चाहे हमारे पास नेचुरल हो, जब तक ऑब्जेक्ट तक पहुंचनी होती है इंसिडेंट रेडिएशन, उससे पहले वो इंटरेक्ट करती है एटमॉस्फेयर के साथ। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है, उससे जैसे क्लाउड्स हो गए, कोई भी पार्टिकल्स हो गए हमारे पास, गैसेज हो गए, गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, उनसे भी हमारे पास रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो जनरली टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ठीक है, रेडिएटेड बैक होता है स्पेस की तरफ। तो काफी अमाउंट जो है वो टॉप सरफेस से या फिर एटमॉस्फेयर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और बाकी जो रेडिएशन है वो वहां पर ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करके रिफ्लेक्ट होता है, जो कि डिपेंड करता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस फिगर को हमने अच्छे से देखा कि टू हैव ट्रू रिफ्लेक्शन ए रियल डिसकंटिन्यूटी इन द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। द स्पेशल स्केल ऑफ डिसकंटिन्यूटी compared to the wavelength of radiation must also be significant for a perfect reflection to take place. The energy reflects off at an interface at the same angle at which it initially strikes the surface. तो ये चीज हमने देखी है कि जो सिग्निफिकेंट है डिस्कंटिन्यूटी का, वो हमारे पास परफेक्ट रिफ्लेक्शन के केस में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जो स्पेशल स्केल ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है, क्योंकि जो एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होती है वो सेम एंगल के साथ होती है, क्योंकि इसके अंदर थीटा आई इज इक्वल टू द थीटा आर है हमारे पास, ठीक है, इनिशियली स्ट्राइक टू द सरफेस के सेम एंगल के साथ हमारे पास रिफ्लेक्ट ऑफ होती है किसी भी सरफेस से। तो जो स्केल ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इस परफेक्ट रिफ्लेक्शन के लिए। ऑफ ऑल द इंटरेक्शंस इन द रिफ्लेक्टिव रीजन, सरफेस रिफ्लेक्शंस आर द मोस्ट यूजफुल and revealing in remote sensing applications. The reflection intensity depends upon the
सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी है कि कितना परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, एक तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर है, जो कि परफेक्ट जो डिफ्यूज रिफ्लेक्टर था, लंबर्शियन सरफेस था, उसके लिए ये डिपेंडेंट नहीं है, बट अदर जो कोफिशिएंट्स है जैसे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स हैं, सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनके ऊपर भी रिफ्लेक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। बट ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अदर जैसे स्पेकुलर हो गया, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो था वहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में। सेकंड जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन के बारे में समझते हैं बेसिक, ठीक है, ज़्यादा कुछ इससे पूछा नहीं जाता है, बट ये वाटर के केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम समझेंगे स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में। When electromagnetic radiation is incident on the earth surface, part of the energy get scattered from the surface, जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस स्कैटरिंग कहते हैं। ये पार्ट ऑफ एनर्जी गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू द मीडियम। तो जो भी एनर्जी होती है सोर्स से निकल के वहाँ पर एटमॉस्फेयर से पास होके वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट तक पहुँचती है, मतलब कि ये पार्ट ऑफ एनर्जी गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू द मीडियम, जो एक मीडियम से पास होकर दूसरे मीडियम तक पहुंच रही है, वो हमारे पास क्या ट्रांसमिशन कहलाता है। यहाँ पर इन होमोजीनियस मटेरियल्स द रेडिएशन इज सिंपली ट्रांसमिटेड, बट इन इनहोमोजीनियस materials the transmitted radiation gets further scattered, which is known as volume scattering। तो हम जानते हैं कि जब रेडिएशन एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट करती हैं जो उसके पार्टिकल्स हैं, तो स्कैटरिंग देखने के लिए मिलता है। तो जो बची हुई रेडिएशंस हैं वो पास थ्रू हो जाती हैं एटमॉस्फेयर से और ऑब्जेक्ट तक पहुंचती हैं वापस। तो जो एनर्जी ऑब्जेक्ट तक पहुंच रही है मतलब वो ट्रांसमिट हो रही है वहां पर मीडियम से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस ऑब्जेक्ट तक पहुंचती हैं वो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल जो है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो सारे के सारे रेडिएशन क्या हो, सिंपली ट्रांसमिट हो जाएगा आगे। अगर वो नॉन होमोजीनियस है मतलब इनहोमोजीनियस है मटेरियल, तो फर्दर ट्रांसमिटर रेडिएशंस क्या है, उसका जो पार्ट है वो स्कैटर्ड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्कैटरिंग कहते हैं। मतलब कि एक तो ऊपर ही स्कैटरिंग होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट तक पहुंच रही है उसके बाद फर्दर स्कैटरिंग देखने के लिए मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वहां पर वॉल्यूम स्कैटरिंग कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में हम जो भी ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट स्कैटरिंग कर रहा है वहां पर उसको हम वॉल्यूम स्कैटरिंग कहते हैं। वहां पर रेडिएशन को, एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको हम वॉल्यूम स्कैटरिंग कहते हैं। The signal received by sensors is a combination of both the processes, that is surface and volume scattering। तो जो सिग्नल रिसीव करते हैं वहाँ पर सरफेस और वॉल्यूम दोनों स्कैटरिंग को, प्रोसेस को वहाँ पर रिसीव करता है वहाँ पर, क्योंकि स्कैटरिंग होके जो ऑब्जेक्ट तक पहुंच रही है, तो वो सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि एनर्जी सोर्स है, वहां से रेडिएशन वहाँ पर एमिट होने के बाद हम देख सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है रेडिएशन का वो मीडियम एटमॉस्फेयर से ही स्कैटर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस स्कैटरिंग कहते हैं। और जो पार्ट हमारे पर रेडिएशन का ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है वहां पर जो अर्थ सरफेस के ऊपर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है, ये ट्रांसमिशन हो गया। अब ये जो ट्रांसमिशन है वो फर्दर स्कैटर होता है अगर ऑब्जेक्ट के यहाँ पर या जो भी अर्थ सरफेस है वो नॉन होमोजीनियस मटेरियल है। होमोजीनियस होगा तो ये फर्दर हमारे पास क्या ट्रांसमिट हो जाएगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, बट इसका जो कुछ पार्ट है वो नॉन होमोजेनियस मटेरियल से स्कैटर होता है, तो ये वॉल्यूम स्कैटरिंग हो गया। तो ये जो दोनों स्कैटरिंग है, एक वॉल्यूम स्कैटरिंग और दूसरा हमारे पास सरफेस स्कैटरिंग, ये दोनों ही हमारे पास क्या रिसीव करता है सेंसर, क्योंकि सेंसर तक पहुंचती है ये वाली रेडिएशन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन अकर्स व्हेन द रेडिएशन पासेस थ्रू ए सब्सटेंस विदाउट सिग्निफिकेंट एटेन्यूएशन। मतलब कि उसका जो एनर्जी लेवल है वहां पर, जो इंसिडेंट है इंटेंसिटी है वो वहां पर इतनी डाउन नहीं होती है, ठीक है, मतलब एटेन्यूएशन देखने के लिए नहीं मिलता है। और जितनी भी रेडिएशन पास थ्रू हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उसको ट्रांसमिशन कहते हैं वहां पर। तो ट्रांसमिशन जनरली क्या पास थ्रू ऑफ रेडिएशन है किसी भी सब्सटेंस, मीडियम या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से वहां पर, ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू ट्रांसमिट एनर्जी इज मेजर्ड एज द ट्रांसमिटेंस एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन ट्रांसमिटेड रेडिएशन एंड इंसिडेंट रेडिएशन। तो आप एक चीज याद कर लीजिए कि नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा हमेशा इंसिडेंट रेडिएशन आएगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज जैसे एब्जॉर्प्टेंस हो गया या फिर
रिफ्लेक्टेंस हो गया या फिर हमारे पास ट्रांसमिटेंस हो गया, वो सारी की सारी किसके कंपैरिजन में निकाली जाती है? इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर, क्योंकि जो पार्ट ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो एक पार्ट है वहां पर इंसिडेंट रेडिएशन का। इसके अलावा जो रेडिएशन है, जो भी हमने स्टार्टिंग में देखा था, किरचॉफ्स लॉ में देखा था हमारे पास कि इंसिडेंट रेडिएशन जो होती है या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारे पास, या फिर ट्रांसमिट हो जाती है, या फिर हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो एब्जॉर्बटेंस ये देता है हमारे पास, ये रिफ्लेक्टेंस देता है, और ये हमारे पास ट्रांसमिटेंस देता है हमारे पास, ठीक है, अगर हम डिवाइडेड बाई इंसिडेंट रेडिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो सेम चीज है कि ट्रांसमिटेंस निकालना है तो ट्रांसमिटेड रेडिएशन का रेशियो इंसिडेंट रेडिएशन के साथ कीजिए तो आपको ट्रांसमिटेंस मिल जाएगा वहां पर। अब ट्रांसमिटेंस क्या है? एक ग्लास को देख सकते हैं जो आर पार दिखाता है वहां पर, मतलब वो कोई भी चीज जो आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं, उसके बाद वाली चीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो मतलब ट्रांसमिट हो रही है, रेडिएशन पास थ्रू हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो एन इलस्ट्रेशन ऑफ transmission of light, the transparent glass allows light to pass through it, hence you are able to see the juice inside। तो इनसाइड जो भी जूस होगा वो आपको दिख जाएगा, लेकिन ग्लास किस कलर का तभी दिखेगा जब वो कलर हमारे पर रिफ्लेक्ट बैक होकर आइस तक आएगा। अगर सारी रेडिएशन पास थ्रू हो रही है तो वो ग्लास जो है वहां पर किसी कलर का नहीं दिखेगा, जो उसके अंदर की चीज है जैसे जूस हो गया उसको हम देख सकते हैं उस ग्लास के थ्रू, क्योंकि सारी रेडिएशन क्या है ग्लास से ट्रांसमिट हो रही है लेकिन जूस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है। फर्दर जो सेकंड है वो है ट्रांसुलेंस फ्रस्टेड ग्लास स्कैटर्ड द लाइट दैट पासेस थ्रू इट, हेंस यू आर नॉट एबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट इनसाइड। तो ये जो ट्रांसलेंट फ्रस्टेड ग्लास होता है वो हमारे पास लाइट को स्कैटर कर देता है, ठीक है, ट्रांसमिट नहीं होने देता है, इसलिए जो इसके अंदर की चीजें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो सिंपल सी चीज है, जो चीज हमारे पास ट्रांसमिट कर रही है इसका मतलब हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो जैसे ही हम वाटर बॉडी का पढ़ेंगे कि हम अपने पैरों को देख सकते हैं अगर हम उसके अंदर खड़े हो जाते हैं तो, क्योंकि हमारे पास वाटर जो है वो सारी रेडिएशन को ट्रांसमिट करता है, लेकिन हमारे पैर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं वापस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर देखेंगे। अब इस फिगर को समझते हैं कि इलस्ट्रेशन शोइंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड फॉर डिफरेंट गैसेज। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो गैसेज अवेलेबल रहती हैं, तो कौन सी गैसेज एब्जॉर्ब करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो ट्रांसमिट होती हैं वो एटमॉस्फेरिक विंडो के अंदर आएंगी, सिंपल सी चीजें हमारे पास, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है हमारे पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए कौन सा पार्टिकल कंपोनेंट हमारे पास इफेक्टेड रहता है, इफेक्टिव होता है, उसके बारे में, कि जिसका जो ट्रांसमिशन परसेंटेज ज्यादा है उसका एब्जॉर्प्शन हमारे पास कम होगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन जो है या तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है या फिर हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है या फिर हमारे पास ट्रांसमिट हो रही है। तो अगर हम देखते हैं माइक्रोन में है वेवलेंथ 3, 4, 5, 6 माइक्रोन वेवलेंथ है हमारे पास, उसके रेस्पेक्ट में कर्व जो है वो डिफरेंट कर्व बनता है, क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जनरली हमारे पास देख सकते हैं कि 3 और 4 माइक्रो जो वेवलेंथ है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है, 80% और 20% वो एब्जॉर्ब करता है। तो इस कर्व से हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व है मतलब वहां पे हमारे पास लाइट जो है एटमॉस्फेयर से पास हो जाती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। अब इस रेंज में देख सकते हैं कि 5 to 7 की रेंज में ज़्यादातर जो रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं और ट्रांसमिशन कम देखने के लिए मिलता है। तो अगर ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है तो हम इस रेंज ऑफ रेडिएशन को ज़्यादातर रिमोट सेंसिंग या अदर पर्पज के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के साथ या फिर वाटर वेपर के साथ, तो हमारे पास उस किसी भी ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचेंगी, तो हम ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे पास, दो कंपोनेंट, दो फेनोमेन, एक था हमारे पास रिफ्लेक्शन, दूसरा था हमारे पास ट्रांसमिशन, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए जहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं कोई भी डाउट होता है तो, और बाकी अपडेट्स भी यहाँ पर टाइमली अपलोड किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।